तो आज का जो टॉपिक है वो है कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, एंड देन हम समझेंगे एनर्जी से रिलेटेड कंसेप्ट सारे। तो बच्चों, अब तक आपको ये पढ़ाया गया था कि कुछ कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं हमारे पास और कुछ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं, बट ये कैटेगरी है, राइट? ये कैटेगरी है। मतलब जो अगर मैं मेन डिवीजन करूं फोर्सेस का, तो दो तरह से डिवीजन किया जा सकता है। या तो कोई भी फोर्स हो सकता है कंजर्वेटिव नेचर का, या कोई फोर्स हो सकता है नॉन कंजर्वेटिव। अब इसके अंदर सारे फोर्सेस अपने आप काउंट हो जाएंगे। देखो, मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताता हूँ, डिफरेंशिएट करके। अब मैं एक बड़ा सा स्ट्रेंज सा क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, किसी भी मैग्नेट, अर्थ और चार्ज में क्या सिमिलरिटी है? इन तीनों में कॉमन बात क्या है, बताओ? हाँ जी, अरे वाह, बहुत बढ़िया। अगर आप देखो इसको तो आप ये बोलोगे कि शायद एक जो मैग्नेट है, मैग्नेट अपने आसपास एक फील्ड बना रहा है, अर्थ भी अपने आसपास एक फील्ड बना रही है, और चार्ज भी एक फील्ड बनाता है ना? यानी कि एक मैग्नेट हमेशा दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करने के लिए फिजिकल कॉन्टैक्ट प्रेफर नहीं करता। वो क्या बनाएगा? फील्ड बनाएगा, और फील्ड की वजह से या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी या रिपल्शन लग जाएगी। यानी कि यही बात अर्थ के लिए भी वैलिड है। अर्थ और मून को हमने किसी धागे से तो बांध नहीं रखा, लेकिन अर्थ ने क्या बनाया? ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसके अंदर मून आ गया और मून क्या रिवॉल्व कर रहा है। सिमिलरली सन ने क्या बनाया? ग्रेविटेशनल फील्ड, सन ने ग्रेविटेशनल फील्ड बनाया, और उसके अंदर क्या 9 प्लैनेट्स है जो रिवॉल्व कर एक्सपीरियंस कर रहे हैं फोर्स को। सिमिलरली कोई चार्ज जो है, चार्ज भी एक फील्ड बनाता है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। +2 में पूरा चैप्टर रहेगा इसके ऊपर, और +1 में पूरा चैप्टर रहेगा ग्रेविटेशन के ऊपर, राइट? तो चार्ज भी एक फील्ड बनाता है और दूसरे चार्ज को फील्ड बनाकर ही फोर्स लगाता है। डायरेक्टली फोर्स लगा ये प्रेफर नहीं करते, क्योंकि ये बहुत समझदार लोग हैं। ये क्या? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, राइट? तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, आपको पता है फील्ड बाहर की तरफ निकलेगी, राइट? ऐसी ग्रेविटेशनल फील्ड का कोई पैटर्न नहीं है अभी। हाँ, इस पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जरूर है। कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटॉन्स पार्टिकल से बन रहा है या ऐसा कुछ, तो अभी एक कंट्रोवर्शियल बात है ये, इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न है, वो हम पढ़ेंगे +2 में, ठीक है? अभी मेन मोटिव क्या है कि ये समझना कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव क्या है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जो समझने आपको कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में, वो जितने भी फोर्सेस लिख रहा हूं यहां पर मैं, जितने भी फोर्सेस फील्ड बनाकर लगेंगे, मैं लिख देता हूं यहां पर, फोर्सेस क्रिएटेड बाय फील्ड, दे आर कंसीडर्ड एज कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या क्या आ सकते हैं? ऐसे कौन से फोर्सेस है जो फील्ड नहीं बनाते? बहुत सारे फोर्सेस आपके माइंड में आ जाएंगे, जैसे टेंशन इन द स्ट्रिंग, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स। समझ पा रहे हो इस चीज को? अगर मैं बोलूं कि क्या फ्रिक्शनल फोर्स का कोई फ्रिक्शनल फील्ड है, तो नहीं। अच्छा, एक चीज और, क्या फ्रिक्शन तभी आ सकता है जब बॉडी में कॉन्टैक्ट होगा, है ना? बिना कॉन्टैक्ट के तो फ्रिक्शन में नहीं आ सकता। तो एक तरह से मैं ये बोल सकता हूं, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट फोर्सेज है वो कहीं ना कहीं किस में जा रहे हैं? नॉन कंजर्वेटिव की कैटेगरी में जा रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं बोलूं टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो टेंशन भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, टेंशन का कोई फील्ड नहीं होता। ऐसी एक फोर्स और होता है जिसको बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या मतलब? इसको आप लिक्विड फ्रिक्शन बोल सकते हो। जैसे अगर मान लो एक ग्लास है जिसमें कुछ वाटर है या कोई भी लिक्विड है, इसके अंदर एक सॉलिड आयरन बॉल को जब आप डिप करोगे, तो सॉलिड आयरन जो बॉल है, अगर मैं एयर में डिप करता तो वो T = मान लो 2 सेकंड में नीचे गिर जाती। लेकिन इसको यहाँ से ग्राउंड पर पहुँचने में क्या लगा? 5 सेकंड का टाइम लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि लिक्विड की जो लेयर्स है कॉन्टिन्यूसली इस पर क्या लगा रही थी, जिसको आप अपथ्रस्ट भी बोल देते हो। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स में बड़ा फर्क है। अपथ्रस्ट हमेशा किसी बॉडी के परपेंडिकुलर सरफेस पर लगता है, राइट? और जो फ्रिक्शनल फोर्स है, आपने हमेशा ये पढ़ा कि फ्रिक्शनल फोर्स टेंजेंशियल टू सरफेस होता है। सिमिलरली जो लिक्विड फ्रिक्शन होगा, जिसको मैं विस्कस फोर्स बोलता हूँ, वो भी किसी भी सरफेस के टेंजेंशियल एक्ट करेगा। यानी कि अगर मोशन नीचे की तरफ होगा बॉल का, तो विस्कस फोर्स या लिक्विड फ्रिक्शन का लगेगा ऊपर की तरफ, राइट? इसका भी कोई फील्ड नहीं होता। तो वो सभी फोर्स जो फील्ड ना बनाए और कॉन्टैक्ट में आने की वजह से लगे, उन सबको क्या बोलूंगा मैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो लिख देता हूं मैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की जो डेफिनेशन है वो क्या बोल सकता हूं?
all those forces which are created or exerted by physical contact between two bodies. अब एक बात और, एक और चीज हम समझेंगे, हमेशा क्लोज्ड पाथ में जो नेट वर्क डन होगा वो जीरो होगा किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, और यहां पर हमेशा क्या नॉन जीरो होगा, ये भी मैं समझाता हूं अभी। नॉन जीरो वर्क डन फॉर क्लोज पाथ। अच्छा, इससे पहले तीसरा पॉइंट भी लिख लो जरा, जो इंपॉर्टेंट है। ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है इट ओनली डिपेंड्स ऑन पोजीशंस, या आप बोल सकते हो सिर्फ ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि इनिशियल पॉइंट क्या और फाइनल पॉइंट क्या। इट ओनली डिपेंड्स फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। बट अगर मैं बात करूं नॉन कंजर्वेटिव की, तो इट इज पाथ डिपेंडेंट फोर्स, इट डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड। अच्छा, आप समझते हैं इस चीज को डिटेल में थोड़ा सा। सी, मैं अभी फिलहाल ये पहले वाले पॉइंट्स रब कर रहा हूं ताकि मैं आपको ये पॉइंट्स एक्सप्लेन कर सकूं। हमने कल एक एग्जांपल किया था, पिछले लेक्चर में एक एग्जांपल किया था कि अगर मैं किसी ब्लॉक को नीचे की तरफ स्लाइड करूं, या ये बोलूं कि ये हाइट h है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। थिंक अबाउट दिस। अगर मैं इसको A से B पर ऐसे लेकर आ रहा हूं, या इस ब्लॉक को मैं A से B पर ऐसे डिप्रेशन लाकर लेकर आता, मान लो ये जो काट होता है, मतलब फिक्स A को मैंने फिक्स कर लिया, B को फिक्स कर लिया, दोनों के बीच में हाइट h है। या A से लेकर B तक अगर मैं इस ब्लॉक को किसी ऐसे सरफेस से लेकर आता, कल मैंने ये बात प्रूव भी की थी आपको कि हमेशा जो नेट वर्क डन होगा वो क्या आएगा, mgh आएगा। क्या पाथ पर डिपेंड करा, रास्ता जैसा मर्जी हो, मुझे तो ये पता है कि इनिशियल पॉइंट मेरा यहाँ पर है, फाइनल पॉइंट यहाँ पर है, और ये जो हाइट है वो क्या है, h। तो हमेशा जो वर्क डन बाय ग्रेविटी था, ये पढ़ा था ना मैंने कल, वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब ग्रेविटी क्या है, एक ऐसा फोर्स जो फील्ड बनाकर लगता है, ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से लगता है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो आया वो सिर्फ और सिर्फ mgh आ रहा था, चाहे आप जैसे मर्जी बॉडी को A से B पर ले आओ। इसका हमने कल प्रूफ भी देखा था। डजंट मैटर की स्लोप क्या है, डजंट मैटर की रास्ते में क्या है, लेकिन वर्क डन बाय ग्रेविटी हमेशा mgh है। तो इससे ये बात तो वैलिड हो गई ना कि ये सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, पोजीशंस पर, कि पोजीशन कैसी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये बोलता कि फ्रिक्शनल फोर्स बताओ, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, तो अब यहाँ पर ना ये चीज़ देखो जरा, अगर मैं बोल दूं कि ये सरफेस पर हमने क्या थोड़ा सा रफ सरफेस कर दिया इसको, और ब्लॉक को नीचे लेकर आ रहा हूं, और मैं पूछ रहा हूं वर्क डन बाय फ्रिक्शन इस फर्स्ट केस में, तो आप लेट अस यू विल फाइंड कि भाई वर्क डन W1 आ गया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई अब मैंने क्या किया, बीच में से सरफेस को बना दिया फ्रिक्शनलेस, यहाँ पर भी फ्रिक्शन है, यहाँ पर भी फ्रिक्शन है, तो शायद वर्क डन कुछ और मिलेगा आपको। यहाँ के लिए वर्क डन कुछ और होगा, यहाँ के लिए कुछ और होगा, यहाँ के लिए कुछ और, आप ऐड कर दोगे। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर फ्रिक्शन है और यहाँ पर मैंने एक ऐसे यहाँ पर इस तरह से डिप्रेशन दे दिया, अब पूछूं, अब आप यहाँ के लिए अलग कैलकुलेट करोगे और यहाँ के लिए फ्रिक्शन के कंपोनेंट्स अलग होंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पर कंपोनेंट्स एक्ट करेंगे फ्रिक्शन के, तो उसके लिए वर्क डन 3 आएगा, और तीनों वर्क डन की वैल्यू अलग अलग आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स कैसा फोर्स हुआ, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और जैसा कि मैंने आपको बताया सिर्फ किस पर डिपेंड करता है कि किस तरह का रास्ता फॉलो हो रहा है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। अच्छा, सिमिलरली अब इस पॉइंट को समझते हैं कि क्लोज पाथ में नेट वर्क डन 0 कैसे है, राइट? देखो, अगर मैं किसी बॉल को ग्राउंड से ऊपर की तरफ थ्रो करूं, राइट, और वो बॉल दोबारा मेरे हाथ में आ जाए, तो मैं बोलूंगा यहां पर जो वर्क डन बाय ग्रेविटी है, यहां पर जो
इस पॉइंट ए से लेकर इस पॉइंट बी तक वर्क डन बाय ग्रेविटी वो क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो मुझे ये समझ आ रहा है कि भाई एच हाइट तक अगर लेकर जा रहा हूँ ना इसको मैं, तो कॉन्टिन्यूसली इस बॉल पर जो एम जी है वो लग रहा है नीचे की तरफ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रही है ऊपर की तरफ, है ना, एच ऊपर एम जी नीचे। तो फॉर अपवर्ड मोशन जो वैल्यू मिलेगी मुझे एम जी एच कोस 180 डिग्री मिलेगी, जिसको मैं क्या बोल दूंगा, माइनस एम जी एच। ठीक है, ओके। तो जब ये बॉल दोबारा मेरे हाथ में आ रही है, अब बॉल पर देखो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसे लग रहा होगा, नीचे की तरफ एम जी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी इस पर नीचे की तरफ है एच। तो इस केस में फॉर डाउनवर्ड मोशन यही वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, और एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो वर्क डन क्या हो गया, एम जी एच पॉजिटिव में। अगर मैं पूछूं कि पूरी प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ, तो नेट वर्क डन आप मुझे बोलोगे कि भाई यहाँ नेट वर्क डन जो हो रहा है वो एम जी एच माइनस एम जी एच इक्वल्स टू 0 हो रहा है, राइट। तो इस तरह से ये बात मैंने प्रूव कर दी कि किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए सिर्फ पोजीशंस मैटर करते हैं। अगर बॉडी घूम फिर कर किसी भी तरह अपनी पोजीशन पर दोबारा वापस आ जाए तो नेट वर्क डन हमेशा 0 होगा। बट अगर कंजर्वेटिव के जगह नॉन कंजर्वेटिव की बात करूं तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब बॉडी नीचे आएगी, क्योंकि पाथ पर डिपेंड कर रही है, यहाँ पर वर्क डन कुछ और होगा, और जब आप इस बॉडी को ऊपर स्लाइड करोगे तो वर्क डन कुछ और होगा, और आप जब वर्क डन को ऐड करोगे तो कभी भी 0 नहीं मिलेगा, राइट। ये हम इन फ्यूचर जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर भी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास। तो फिलहाल के तौर पर आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में डिफरेंस क्या है, ओके। अब एक फाइनल डिफरेंस और समझते हैं, जिससे आप ये जज कर सकते हो कि कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है और कौन सा नॉन कंजर्वेटिव है। आई होप कि आपने ये सब नोट डाउन कर लिया होगा, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। तो एक और तरीका है आइडेंटिफाई करने का कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव को। जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, ये बात समझ लो जरा, इन फ्यूचर आपको प्लस 2 में ये चीज दोबारा मिलेगी, वो हमेशा इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेंगे। अब ये आपको थोड़ा सा मैं रिमाइंड कराने की कोशिश करता हूं। क्या आपने कभी ये पढ़ा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ये होता है gm1m2 बाय में r स्क्वायर। ये जो सिचुएशन है इसको मैं बोलता हूं कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि जब भी आप दो बॉडीज के बीच के डिस्टेंस को डबल कर दोगे तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा। दो बॉडीज के बीच के डिस्टेंस को अगर आप 3 गुना कर दोगे तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स 9 टाइम्स कम हो जाएगा। दिस इज बेसिकली कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए बात करूं तो ये होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए बात करूं तो उसके लिए हम ये पढ़ते हैं कि Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। अगेन दे आर फॉलोइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ, राइट, क्योंकि ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, तो उसका फॉर्मूला होता है K आइडियल साइन थीटा ओवर r स्क्वायर। इन फ्यूचर कभी आएगा आपके पास, लेकिन अभी के लिए बता रहा हूं कि हाँ, ये भी मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। कॉमन बात एक और, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कंजर्वेटिव फोर्स खत्म हो जाता है। आर को अगर मैं इनफाइनाइट कर दूं, कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, 0। इनफाइनाइट कर दूं, कंजर्वेटिव फोर्स 0, राइट। तो कुछ आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बता दी कि क्या कंजर्वेटिव और क्या नॉन कंजर्वेटिव है। पहली बात, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस किस में आ रहे हैं, कंजर्वेटिव की कैटेगरी में, राइट। इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो कर रहे हैं, नेट वर्क डन भी 0 है, पाथ पर डिपेंड नहीं करते, सिर्फ पोजीशंस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो मेरा ये सब कराने का मेन मोटिव क्या था, ताकि मैं आपको एनर्जीज अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं जो हम करने वाले हैं। तो एक हेडिंग दो जरा, व्हाट इज एनर्जी। तो अगर हम एनर्जी को डिफाइन करने लगे अकॉर्डिंग टू बुक्स, हम ये बोल सकते हैं कि जो एनर्जी एक्चुअल में, एनर्जी इज बेसिकली कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। बट इन एक्चुअल आप एनर्जी को समझने की कोशिश करो। जब ये सृष्टि की रचना हुई थी तो कुछ ऐसा हुआ था कि बहुत बड़ा कोलिजन कह रहा हूँ, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था जिसको लोग बिग बैंग बोलते हैं। ऐसा हुआ कि कुछ चीज़ें आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से चिपक गई, जिसको बोला मैंने कि मैटर बनना स्टार्ट हुआ। जिस चीज़ को आप देख पा रहे हो वो मैटर है, उसके पास मास है, जो आप देख पा रहे हो वो मास है, उसके पास मैटर है, वो किसी ना किसी चीज़ का बना हुआ, उसकी कुछ ना कुछ शेप होगी, यही आप डिफाइन करते हो। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके आसपास है लेकिन आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो लेकिन देख नहीं सकते। ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो हीट एनर्जी हो, चाहे वो साउंड एनर्जी हो। अब मैं जो बोल रहा हूँ ऑब्वियसली मेरे मुंह से वो अक्षर निकलते हो तो नज़र आ नहीं रहे होंगे आपको, राइट। तो इसको बोलूँगा मैं साउंड एनर्जी। तो
कई सारे एग्जाम्पल्स हैं एनर्जी के, जिसमें से हमने फिलहाल मैकेनिक्स में 2-3 एनर्जीज पढ़नी है जिसको मैं पढ़ाऊंगा। बेसिकली हमने मैकेनिकल एनर्जीज को पढ़ना है, राइट। तो एनर्जी को सिर्फ हम ये कहकर अभी डिफाइन कर सकते हैं बुक्स के अकॉर्डिंग कि एक कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कैसे, मैं कुछ एग्जाम्पल आपसे शेयर करता हूँ। अगर मेरे पास एक बुलेट हो, 2 ग्राम की बुलेट है सिर्फ, अगर इसको मैं हाथ से सामने वाली दीवार के ऊपर फेंकूं तो हो सकता है कि ये यहाँ से टकराए और नीचे गिर जाए, ठीक है। अगर मैं इसको किसी गन से फायर करूंगा तो ऐसा हो सकता है ये बुलेट इसके अंदर एम्बेडेड हो जाए और कुछ सेंटीमीटर अंदर तक भी चली जाए। तो है तो बुलेट वही, लेकिन जब उसको उस पर करा गया वर्क डन थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। वर्क डन कैसे बढ़ाया गया, देखो वर्क डन एक्चुअल में ये होता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू में कॉस थीटा। पहले शायद मेरा लगने वाला फोर्स कम था तो वर्क डन कम हुआ, लेकिन अब मैंने जब उसको बुलेट को गन से फायर किया तो उस पर लगने वाला फोर्स बढ़ा, जिसकी वजह से इसकी कैपेसिटी बढ़ गई। कैपेसिटी बढ़ गई तो मैंने ये बोला कि भाई इसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होगी, तभी तो इसने दीवार को क्या एक बहुत बड़ा होल कर दिया या एम्बेडेड हो गई उसके अंदर। तो जनरली आप यही बोल सकते हो कि एनर्जी क्या है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, और इसमें ज़्यादा हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, ठीक है। टाइप्स क्या क्या एनर्जी के, अगर हम देखें कितनी तरह के टाइप्स है, बहुत तरह की एनर्जीज हैं हमारे पास। जैसे कि फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी आप पढ़ते हो, पोटेंशियल एनर्जी, आप ये चीज़ें 9th क्लास में पढ़कर आए हो। 9th क्लास में आपने शायद साउंड भी पढ़ा होगा, लेकिन साउंड भी एक एनर्जी की फॉर्म है। हीट एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी पढ़ी होगी आपने कभी, राइट। एनर्जी को डिफाइन करने लगूँ तो तरह तरह से कई तरह के टाइप्स एनर्जी के, लेकिन हमने जो पढ़ना है मैं वो लिख रहा हूँ सिर्फ। हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में सबसे पहले अभी काइनेटिक एनर्जी, जो कि मैकेनिकल एनर्जी का पार्ट है। मैकेनिकल यानी कि जिस पर आप कुछ ना कुछ मैकेनिकल काम कर रहे हो। जो मैं बुलेट से फायर कर रहा हूँ तो वहाँ पर मैकेनिज्म क्या है कि आपकी मसल्स ने काम किया कहीं ना कहीं, राइट। और क्या हो सकता है, अगर आप किसी बॉल को थ्रो कर रहे हो, यू आर डूइंग सम मैकेनिकल वर्क बिकॉज आप मसल से काम कर रहे हो। अगर उसी बॉल को मैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से सामने थ्रो करता तो मैं बोलता ये इलेक्ट्रिक एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी हुई। समझ पा रहे हो? अगर मैं हाथ से फेंक रहा हूं तो मैकेनिकल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी है। तो ये चीज़ अपने को समझनी है अभी, राइट। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि सबसे पहली कैटेगरी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी? इट इज एनर्जी गेन्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। हाँ, वेलोसिटी लिख दोगे तब भी गलत नहीं होगा, राइट। अगर मैं बात करूँ काइनेटिक एनर्जी की तो उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है। वैसे फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने 9th क्लास में, 12mv²। लेकिन मैं आपको ये ड्राइव कराना भी सिखाऊंगा, इसको हम ड्राइव करेंगे, राइट। क्योंकि +1 में चीज़ें थोड़ी सी एडवांस हो जाती है। ड्राइव भी 2 तरह से करेंगे इसको। सी, आपको क्या लगता है कि क्या एक फोर्स लगा देने से एक बॉल जो इनिशियली रेस्ट पर है जिसका मास है m, फोर्स लगा देने से ये 2 ही काम हो सकता है क्या? या तो ये मूव ना करे, लेकिन अगर आप फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगा दो तो शायद मूव भी कर जाए। तो जब भी ये मूव करेगी इसके पास क्या कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। सी, पहले रेस्ट पर थी बॉडी, आपने फुटबॉल को किक किया तो जैसे ही किक किया क्या इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गई। तो आपको नहीं लगता कि आपने यहाँ पर एक तो वेलोसिटी चेंज किया और कौन सा चेंज किया इसके अंदर, आपने पोजीशन चेंज भी किया। क्या क्या नजर आ रहा है? देखो आप यहाँ से ना एनालिसिस करो कि क्या क्या नजर आ रहा है, कि एक बॉल को किक करने से क्या क्या समझ आ रहा है। पहला जो आपको चीज समझ आ रही है कि वेलोसिटी चेंज हुआ। अच्छा, वेलोसिटी चेंज कैसे हुआ? वेलोसिटी चेंज हुआ 0 से इंक्रीजिंग, यानी कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, ये मोशन एक्सेलरेटेड है, तो वर्क डन पॉजिटिव होना चाहिए। ये मैंने सबसे पहले लेक्चर में आपको बताया था। तो वर्क डन पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन सामने, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट भी सामने, थीटा की वैल्यू क्या बन रही है 0 डिग्री। तो इस छोटे से इंसिडेंट में आपने देखो कितना कुछ कंक्लूड किया। पहली चीज कंक्लूड करी वेलोसिटी चेंज, दूसरी चीज कंक्लूड करी पोजीशन चेंज हुई। पहले यहाँ था अब यहाँ चला गया, कितनी पोजीशन चेंज हो गई? एस डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली। तीसरी चीज कि वर्क डन भी पॉजिटिव हो रहा है। क्या कुछ और भी हम एनालिसिस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मोमेंटम भी तो चेंज हो रहा है ना। तो अगर यहाँ पर मैं डिटेल में देखूँ तो मुझे कई सारे चेंजेस नजर आ रहे हैं। अब मुझे इन्हीं चेंजेस की मदद से ये डिफाइन करना है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो इसलिए इस डेफिनेशन को लिखो, फिर हम डिफाइन करते हैं इसको।
तो चलो बच्चों अब एक्सप्रेशन करते हैं काइनेटिक एनर्जी का। एक्सप्रेशन डेफिनेटली आपके सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो पेपर में 3 नंबर में मिल जाता है। अगेन यहाँ पर भी देखो एनर्जी चेंज 2 तरह से हो सकता है। पहला कि उस बॉडी पर सिर्फ एक किक लगाई गई 5 न्यूटन फोर्स और वो अपनी जर्नी कवर कर रही है, इसको मैं बोलूँगा दिस इज वर्क डन बाय कॉन्स्टेंट फोर्स, जिससे काइनेटिक एनर्जी पैदा हुई। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा वेरिएबल फोर्स लगा जो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है और उसकी वजह से बॉडी में एनर्जी आ रही है, तो उसको बोलूँगा काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय वेरिएबल फोर्स। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि रिजल्ट हाफ एम वी स्क्वायर है दोनों केस में, लेकिन करने का तरीका अलग है, ठीक है। तो पहले हम करेंगे व्हेन कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड। सी अगर इनिशियली कोई भी बॉडी है वो रेस्ट पर थी और आपने लगाया फोर्स एफ, तो डेफिनेटली इसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करी और यहाँ पर जब आपने इसको ऑब्जर्व किया तो किसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वी हो गई। अगर मैं यहाँ पर काइनेमेटिक्स अप्लाई करूँ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन, मुझे नज़र आ रहा है कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as में यहाँ पर जो u है वो तो 0 है, राइट। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब आप चाहो तो यहाँ पर एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकते हो, जो क्या हो जाएगी वी स्क्वायर बाय 2s। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अच्छा, जब आपने काइनेमेटिक्स अप्लाई कर दिया, इस पर मैकेनिक्स अप्लाई करें, तो इस दौरान जो वर्क डन हुआ बच्चों, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ वर्क डन किसकी वजह से हो रहा है, कांस्टेंट फोर्स की वजह से, तो ये वाला फॉर्मूला वैलिड होगा यहाँ पर Fs cos थीटा। वाई? बिकॉज आई एम डूइंग वर्क विद अ कांस्टेंट फोर्स, इसलिए मैं ये चीज़ लगा सकता हूँ यहाँ पर। तो फोर्स की वैल्यू क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट s, cos थीटा इज cos 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन में फोर्स, सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा MAS इक्वल्स टू W। W मास के इक्वल आ गया नहीं। अब यहाँ पर देखो, इस A को अगर मैं यहाँ पर फिट करूँ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, इसको यहाँ पर फिट करूँ अगर मैं, तो ये आ रहा है m वी स्क्वायर बाय 2s इंटू में s। और आप देख पा रहे हो कि ये मेरा वही वर्क डन है जो किस में कन्वर्ट हो गया, S कैंसिल कर दो काइनेटिक एनर्जी में। तो अब आप बता सकते हो कि एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बना कैसे है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप डिफाइन भी कर सकते हो। वैसे तो कोई बच्चा नहीं बोला करता इस फॉर्मूले को, बट फिर भी दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, राइट। अच्छा, एनर्जी और वर्क डन की यूनिट सेम होगी जूल। अगर सीजीएस में लेकर जाऊं तो अर्जिस, राइट। दिस इज द वे हाउ यू कैन ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी व्हेन कांस्टेंट फोर्स इज देयर, राइट। इसको नोट डाउन करो, फिर हम वेरिएबल फोर्स पर आते हैं। नाउ अगर किसी बॉडी पर वेरिएबल फोर्स लग रहा हो तो क्या करेंगे, देखो कंडीशन वही है कि ये पूरी जर्नी है, बट इस बार जो फोर्स लग रहा है वो वेरिएबल फोर्स है, यानी कि पोजीशन के साथ चेंज होगा। ऐसे कई सारे तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कि मैं इस पहिए को खुद से घुमा रहा हूँ कॉन्टिन्यूसली और हर बार मेरा लगने वाला फोर्स पोजीशन के साथ चेंज हो रहा हो, है ना। कई सारे हम इसमें तरीके देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हम फिक्स मान के चलेंगे कि इनिशियली ये भी बॉडी क्या थी, रेस्ट पर थी, और जब मैंने इसको कुछ एस डिस्प्लेसमेंट तक ऑब्जर्व किया, यहाँ पर जो वेलोसिटी हो गई इसकी वो v हो गई, लेकिन लगने वाला फोर्स कांस्टेंट नहीं है। तो अब आपको पिछला लेक्चर थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। जो वर्क डन था वेरिएबल फोर्स की वजह से, वो क्या था। देखो, जब भी मैं वेरिएबल फोर्स की बात करूंगा तो मैं पूरी जर्नी एक साथ नहीं लूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई इनिशियली ना कुछ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds कवर की और बाद में पूरे पाथ को इंटीग्रेट कर दूंगा। समझ पा रहे हो? मैं इस पूरी जर्नी का छोटा सा पार्ट लूंगा और उसको मैं लिमिट्स के बीच में इंटीग्रेट कर दूंगा। इंटीग्रेट करने, आपको अगर थोड़ा ग्राफिकली मैं याद दिलाऊं, ग्राफिकल मेथड में हमने एक छोटी सी स्ट्रिप कट की थी और फिर मैंने इनिशियल और फाइनल लिमिट डिसाइड करके पूरे ग्राफ का एरिया निकाल दिया था, राइट। यहां पर आप बोलोगे कि स्मॉल वर्क इज डन इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी बाय सम स्मॉल डिस्टेंस, या बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करूं तो ज्यादा एक्यूरेट है, ds। तो आप क्या लिख दोगे भाई, जो छोटा सा वर्क डन dw हुआ किसकी वजह से है, वो f डॉट ds, लेकिन इंटीग्रेशन
ये बात का ध्यान रखना, राइट। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। लिमिट्स मुझे नहीं पता, ना मैं अभी लिमिट को डिसाइड करने वाला हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि होता ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, लिमिट अभी नहीं लिखनी चाहिए ना मुझे, लिमिट तब लिखूंगा जब मैं कंप्लीट वर्क डन करूंगा, तो अब आएगा ऐसे इंटीग्रेशन, दोनों साइड इंटीग्रेशन करो, कि स्मॉल वर्क डन का इंटीग्रेशन कर दूंगा तो वो क्या होगा, एफ डी एस। अब यहाँ पर ना डिफाइन करते हैं पहले हम कि एक्चुअल में एफ क्या लग रहा है, एफ क्या लग रहा है, मास इनटू में एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगी, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर एम डीवी बाई डी टी। कैलकुलस में चला दो इसको, ठीक है। मैं एफ को लिख सकता हूँ मास इनटू, इतना तो पक्का पता है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन क्योंकि हर पॉइंट पर फोर्स अलग है तो हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन भी अलग होगी, इसलिए मैं ले रहा हूँ यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर। मैं यहाँ पर ए वर्ड डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। क्यों नहीं यूज कर सकता, हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन अलग है, हर पॉइंट पर फोर्स चेंज हो रहा है। अरे यार, फोर्स यही तो होता है, मास इनटू एक्स। जब ये वेरिएबल है तो डेफिनेटली ये भी वेरिएबल होगा, इसलिए आप यहाँ पर वर्ड यूज करो, वेलोसिटी वेरिएबल है तभी तो एक्सेलरेशन वेरिएबल है। वेलोसिटी का जो बदलने का रेट है वो फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं कि हमेशा 2 मीटर पर सेकंड चेंज हो रहा है 1 सेकंड में, नहीं। वो तब हो सकता है जब फोर्स कांस्टेंट लगता रहे एक जैसा, नहीं, यहाँ पर अलग अलग फोर्स है। अब यहाँ से मुझे समझ आ रहा है कि अगर मुझे एफ की वैल्यू लिखनी है तो मुझे ये लिखनी चाहिए एम डी वी बाई डी टी, और साथ में क्या आ गया, डी एस साथ में यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे जो यहाँ पर लिमिट समझ आ रही है वो ये समझ आ रही है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है ना 0 से v, और मुझे डिफाइन भी काइनेटिक एनर्जी करनी है, और कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये भी है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ड्यू टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट एनर्जी विच इज गेन्ड बाय बॉडी ड्यू टू वेलोसिटी। तो अब आपके सामने दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन लिमिट्स लगनी चाहिए dv की, यानी कि v की। दूसरा ऑप्शन लिमिट लगनी चाहिए ds की। लेकिन मुझे अगर एंड में काइनेटिक एनर्जी ही निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, इस ds बाई dt को, ध्यान से देखना मैंने क्या किया, f को लिखा m में, ma को लिखा dv बाई dt, इस ds बाई dt को मैं कन्वर्ट करके क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, m ds बाई dt जगह v, और साथ में dv को एज इट इज रहने दिया। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, इस स्टेप के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक क्या है कि मुझे लिमिट्स वेलोसिटी की पहले से ही पता है 0 से v। ऐसे तो ये भी बोल सकता था कि मुझे लिमिट 0 से x भी पता है, नहीं, लेकिन मुझे तो काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करनी है। काइनेटिक एनर्जी में क्या आना चाहिए, वेलोसिटी, और वेलोसिटी कब आ सकती है, जब आप वेलोसिटी की टर्म्स में इंटीग्रेट करो। तो मैं इस पर्टिकुलर टर्म को इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से v में, क्योंकि जो इनिशियली वेलोसिटी थी वो क्या थी, 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था। और जब तक आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, जो फाइनल वेलोसिटी बनी वो क्या बन गई, v। अब इसको इंटीग्रेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मास कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू dv 0 से v। अब जब सोल्व करोगे तो आप समझदार हो कि क्या आ जाएगा, ये mv² / 2 - 0, एंड जो फाइनल रिजल्ट होगा बच्चों वो क्या आएगा, हाफ mv²। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई रिलेशन में कोई चेंज नहीं है, रिलेशन तो वही है, लेकिन करने का तरीका समझने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो। जनरली जब आप स्कूल्स में जाओगे तो स्कूल में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन के नाम पर आपको क्या करवाया जाएगा, जो पिछला तरीका है, लेकिन वेरिएबल फोर्स से आपको करना आना चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव में अच्छे स्कोर करना चाहते हो, क्योंकि वहाँ पर इंटीग्रेशन और कैलकुलस से ही आपने सोल्व करना है। इसको नोट डाउन करो, फिर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसमें। तो अब काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करने के बाद हम इसका रिलेशनशिप निकालेंगे लीनियर मोमेंटम के साथ। सी व्हाट इज रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, इस पर बहुत अच्छे एक दो क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा अभी। तो पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज लीनियर मोमेंटम। फॉर्मूला अगर मैं देखूं लीनियर मोमेंटम का, तो फॉर्मूला बनता है मास इनटू वेलोसिटी, है ना, जिसको हम स्मॉल p लिख देते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ इसको मैं। काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। अब अगर मैं इस काइनेटिक एनर्जी को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मास कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने क्या कर दिया यहाँ पर 1/2 मास से डिवाइड और मास से ही मल्टीप्लाई। इससे ये देखने को मिल रहा है कि जो 1/2 पर जो फैक्टर बन रहा है वो बन रहा है mv का होल स्क्वायर अपॉन में मास। देखो ध्यान से, क्या ये m² v² हो जाएगा, जिसको मैं mv का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। सामने की तरफ क्या चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी। क्या इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, जो ये mv है ये मोमेंटम के इक्वल है, तो काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम क्या है बच्चों, p² / 2m। तो अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, तो यू कैन राइट p² / 2m।
अगर यही बात मैं पूछूं कि व्हाट इज मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो आप क्या लिखोगे? √2 मास इनटू में काइनेटिक एनर्जी। अब आप ये समझोगे कि भाई चाहे ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, फर्क तो कोई है नहीं, लेकिन ये चीज़ तब बहुत मैटर करती है जब मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन पुट करूं। अगर मैं आपको ये कंडीशन दूं, फ्रेम में आ जाते थोड़ा सा, हाँ, अगर मैं आपको ये कंडीशन दूं, देयर आर टू बॉडीज M1 एंड M2 एंड लेट अस टेक M1 ग्रेटर देन M2। सीबीएसई का क्वेश्चन है ये। इफ टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मास, या ऐसा बोलूं मैं, अ लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी हैज सेम काइनेटिक एनर्जी which will have greater momentum। अच्छा, मेरी बात को एक बार ध्यान से सुनना जरा। ये भी ऐसा भी हो सकता है कि किसी बॉडी की, किन्हीं दो बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी इक्वल और उन मोमेंटम अलग अलग हो, और ऐसा भी हो सकता है कि मोमेंटम सेम और काइनेटिक एनर्जी अलग अलग हो, राइट। तो मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, एक लाइट बॉडी है, एक हैवी बॉडी है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, मोमेंटम ज्यादा किसका होगा? थिंक अबाउट इट। सोचो इस बारे में जरा। तो बच्चों अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना था। अगर आप ये फॉर्मूले के बेसिस पे जज करोगे तो बहुत बड़ी गलती करोगे, इसलिए इसको ना देखो, 2 मिनट के लिए भूल जाओ, क्योंकि मैं आपको ना एक कंडीशन भी दे रहा हूं उसके अंदर कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, ठीक है। तो अभी इसको प्लीज नोट डाउन कर लो, मैं इसको क्यूरअप करने वाला हूं। सिर्फ इन 2 रिलेशंस पे वर्क करो जरा। पहली बॉडी B1, उसके लिए क्या हो गया? 2m1 ke, राइट, और मैं बोल रहा हूं कि M1 ग्रेटर देन M2 है। दूसरी बॉडी B2, उसके लिए भी क्या होगा? √2m2 ke। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं तो आपको नहीं लगता √2 से √2 कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी कैंसिल, √m1 अपॉन में √m2 इक्वल्स टू B1 बाय B2, मतलब मोमेंटम 1 बाय में मोमेंटम 2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कि जो हैवी बॉडी होगी, अगर दो बॉडीज का काइनेटिक एनर्जी सेम है, फिर भी हैवी बॉडी का जो मोमेंटम होगा वो ज्यादा होगा। क्यों? इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। अच्छा, मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि यही फॉर्मूला देखना है? क्योंकि अगला क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा, अगर आप वो उसके बेसिस पे करने की कोशिश करोगे तो गलत कर दोगे। देखो कैसे। आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी, तो नोट्स में ऐड कर लेना, हैवी बॉडी विल हैव ग्रेटर मोमेंटम बिकॉज ऑफ दिस, राइट। अच्छा, अब क्वेश्चन को रिवर्स करते हैं। लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी हैव लिखना चाहिए था, हैव सेम मोमेंटम विच विल हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। अब देखना यहां पर मैं क्यों बोल रहा था, अगर आप इसको इस फॉर्मूले से जज करते, काइनेटिक एनर्जी ½ mv², डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, आप बोलोगे कि हैवी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, राइट, अगर इसके बेसिस पे चलोगे। लेकिन हमने चलना किसके बेसिस पर है? इसके बेसिस पर। मैं आपसे पूछ के आ रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी, ये रही काइनेटिक एनर्जी। क्या काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ रही है? यानी कि जिसका मास ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था? जिस भी बॉडी का जो मास है वो कम होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। वाई? बिकॉज आई एम आस्किंग यू एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम को कैसे इग्नोर कर सकते हो? मैं आपसे साधारण चीज नहीं पूछ रहा हूं, मैं कंपेयर कर रहा हूं, और कंपेयर करके मोमेंटम इक्वल करके काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा हूं। तो इसलिए इन क्वेश्चंस में उलझना मत। ये क्वेश्चंस वो है जो जनरली सीबीएसई में कंसेप्चुअल्स में आ जाते हैं आपके पास, तो इसलिए इन क्वेश्चंस का आंसर आपके पास होना चाहिए। अब थोड़ा सा और अपग्रेड करते हैं क्वेश्चंस को, इसको नोट डाउन कर लो। तो बच्चों अब कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ ये नीट लेवल तक बच्चों से पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझना। मतलब परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, कुछ ऐसा आपको मतलब कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। जब भी बोलूँगा परसेंटेज इंक्रीज तो आपको समझ आना चाहिए कि इंक्रीज का मतलब ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल इंटू में 100। वो देखते हैं अभी। सी, अगर मैं बोलूँ इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी is increased by 400%, अगर मैं किसी की बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को 400% इंक्रीज कर दूं, हाउ मच परसेंटेज चेंज
विल बी देयर इन मोमेंटम ऑफ बॉडी। इसको एक बार ट्राई करना, जरा दिमाग लगाना, कैसे आप कर पाओगे। अगर किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को 400% इंक्रीज कर दिया जाए तो उसके मोमेंटम में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। करो जरा ट्राई इसको। इस क्वेश्चन को अगर करें हम ध्यान से तो देखो, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करा गया तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी है, के ई। हम इसको के ई भी ना लिखकर ई लिख लेते हैं, थोड़ा सा कन्वीनियंट रहेगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ई। ओके, बट बाद में क्या किया, 400% काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी गई, तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए वो कितनी हो जाएगी बच्चों, ई तो पहले थी लेकिन इसके अंदर हमने 400% यानी कि 400/100 ई जोड़ दी, जिसकी वजह से जो मुझे एनर्जी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 5E। यानी कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, 5E। अब ऐसे रिलेशंस में देखो चेंज क्या आएगा, यानी कि जो इनिशियल मोमेंटम था वो कितना होगा, √2mE, है ना। जब एनर्जी ई थी काइनेटिक तो था ई। फाइनल मोमेंटम क्या लिखा जाएगा, √2m 5E। दिस इज फाइनल मोमेंटम। अब अपने चेंज बताने तो चेंज, परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस या चेंज अपॉन में इनिशियल वैल्यू इनटू में 100। चेंज कितना आया, तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इनटू में 100 करके देखो। जब आप ऐसा करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि √2m 5E माइनस √2mE अपॉन में 100 इनटू में 100, सॉरी अपॉन में √2mE। जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा बच्चों तो देखो, ऊपर से √2mE को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, √5 - 1 अंडर रूट अपॉन में √2mE इंटू में 100 कैंसिल। √5 कितना होता है, 2.23 - 1 इंटू में 100। सोल्व करूंगा तो 1.23 इंटू में 100, यानी कि 123% का चेंज आएगा। देयर विल बी 123% इंक्रीज इन मोमेंटम इफ यू इंक्रीज 400% इन काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही क्वेश्चन एक और करते हैं बच्चों। तो इस बार थोड़ा सा मैं चेंजिंग करूंगा। इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस बार क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़िया लेवल का बना रहे हैं। इस बार हम मोमेंटम को इंक्रीज कर रहे हैं। इफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इंक्रीज बाय 20%, if linear momentum of body is increased by 20%, how much percentage change will be in kinetic energy? अब इसको करो जरा। इसके मैं ऑप्शंस भी आपको दे देता हूं ताकि आपके लिए इजी रहे। ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 44%, ऑप्शन सी 74%, ऑप्शन डी 77%। इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल इसी अप्रोच से करना था बच्चों। ये देखो कि आपको किस में चेंज निकालना है, काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम होता है p² / 2m। ठीक है, तो पहले मोमेंटम p था तो p², 2m एज इट इज। अब एक चीज जो समझनी है आपने वो ये, बाद में मोमेंटम को कितना कर दिया गया, 20% और मोमेंटम डाल दिया, इंक्रीज कर दिया, तो 20/100 इंटू में p। इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो एलसीएम लो कितना आएगा, ये 100p + 20p अपॉन में 100। जब मैं सोल्व करूंगा कितना आएगा, ये 120p अपॉन में 100, राइट। अब आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, वरना इसको और सिंप्लीफाई कर लो। ये आ जाएगा आपके पास 6/5 टाइम्स ऑफ p। क्लियर। तो यानी कि जो नया मोमेंटम है वो ये है। अब यानी कि जो फॉर्मूला होगा काइनेटिक एनर्जी का वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मैं ऑप्शंस को रब कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए। जो काइनेटिक एनर्जी नए वाली होगी बच्चों वो क्या होगी, 6/5 p²। स्क्वेयरिंग इसकी भी करनी है, इस बात का ध्यान रखना, वरना बच्चा जो सबसे कॉमन गलती करके आता है वो ये करके आता है 6/5 p² / 2m, जबकि ये ऐसे होना चाहिए। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो बच्चा कर सकता है इसके अंदर, राइट। तो दिस इज योर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब आपने क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज के लिए क्या करो, ke फाइनल माइनस ke इनिशियल अपॉन में ke इनिशियल इंटू में 100। फाइनल कितनी है, 36/25 p² / 2m। इनिशियल कितनी थी, p² / 2m और डिवाइड बाय
पी स्क्वायर बाय 2m। अब इन क्वेश्चन में देखो सबसे जो अच्छी बात रहती है वो ये है कि सब कुछ कॉमन ले लो बाहर। जब कॉमन ले लोगे तो पी स्क्वायर बाय 2m से नीचे वाला पी स्क्वायर बाय 2m कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 36 बाई 25 माइनस 1 इंटू में 100। सोल्व करके क्या आएगा देखिए, 36 माइनस 25 डिवाइड बाय 25 इंटू में 100, ये कितना आएगा सोल्व करके बच्चों, 11 बाय में 25 इंटू में 100। अब इसको सोल्व करो, अगर ज़रा सोल्व करूँगा तो कितना आएगा 0.44 इंटू में 100, तो इसका आंसर आना चाहिए था 44%। दिस इज़ द वे हाउ यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, इसलिए गलती ना करो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी is increased by 300%, kinetic energy is increased by 300%, how much percentage change will be there in linear momentum? अब मैं इसके ऑप्शंस भी दे देता हूं आपको, ये कमेंट बॉक्स क्वेश्चन है बच्चों, इसको प्लीज़ ईमानदारी से सोल्व करना। ऑप्शन ए 125%, ऑप्शन बी 100%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 80%। राइट, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करोगे, इसको करो, और मुझे लगता है कि आज वाला लेक्चर है हम इसको यहीं पे फिनिश कर सकते हैं। आई होप कि आपको काइनेटिक एनर्जी का सारे कंसेप्ट समझ आए होंगे और अच्छे से नोट्स बनाओ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में जहाँ पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम को डिटेल में समझेंगे। राइट, तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन वीडियो के एंड में देगा।